नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नीतू क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर में। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 तृतीय भाग का पाठ नंबर 5 कंठ के नैव कंठकम के पार्ट 1 में पाठ को सरलार्थ और शब्दार्थ सहित पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 कंठ के नैव कंठकम के पार्ट 2 में अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क, व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का नाम क्या था। तो हम लिखेंगे चंचलः। शिकारी का नाम चंचल था। अगला प्रश्न है, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। जाले, जाल में। चंचल ने बाघ को जाल में देखा। अगला प्रश्न है, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। तो हम लिखेंगे क्षुधार्ताये। भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। अगला प्रश्न है, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था। तो हम लिखेंगे लोमशिका, लोमड़ी। बेर की झाड़ियों के पीछे लोमड़ी छुपी हुई थी। अगला प्रश्न है, सर्वः किम समीहते। सभी क्या चाहते हैं। तो हम लिखेंगे स्वार्थम, अपना हित चाहते हैं। सभी अपना हित चाहते हैं या सभी अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। अगला प्रश्न है, निसहायो व्याधः किम याचत। निसहाय बाघ क्या याचना करता है, यानी कि क्या मांगता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे प्राणाभिक्षाम, प्राणों की भिक्षा। निसहाय बाघ प्राणों की भिक्षा चाहता है। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, चंचलेन वने किम करीतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया। अगला प्रश्न है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास जल पीकर शांत हुई। अगला प्रश्न है, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जल पीकर बाघ क्या बोला। इसका उत्तर हम लिखेंगे जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्। जल पीकर बाघ बोला, सांप्रतम अब अहम मैं बुभुक्षितः अस्मि, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। जल पीकर बाघ बोला, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अगला प्रश्न है,
चंचलः मातृस्वसः इति का संबोधितवान। चंचल ने मौसी यह किसको कहकर संबोधित किया। चंचल ने मौसी यह किसको कहा या किसको कहकर संबोधित किया। इसका उत्तर है चंचलः मातृस्वसः। चंचल ने मौसी इति यह लोमशिकाम संबोधितवान। लोमशिकाम लोमड़ी को संबोधित किया या कहा। चंचल ने मौसी यह शब्द लोमड़ी को कहा। अगला प्रश्न है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में दोबारा फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। इसका उत्तर हम लिखेंगे जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में पुनः फंसे हुए यानी कि जाल में दोबारा फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर चला गया। प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। नीचे लिखे गए वाक्यों को किसने किसको कहे और किसके लिए कहे। यथा यहाँ उदाहरण दिया है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये वाक्य व्याघ्र व्याधम बाघ ने शिकारी को कहे। अगला वाक्य है कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। ये वाक्य व्याघ्र व्याधम बाघ ने शिकारी को कहे। अगला वाक्य है जना मयि स्नानम कुर्वन्ति लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये वाक्य नदी जलम नदी के जल ने चंचलम व्याधम चंचल नामक शिकारी को कहे। अगला वाक्य है अहम त्वत्करीते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ बोला। ये वाक्य चंचल है चंचल नामक शिकारी ने व्याघ्रम बाघ से कहे। अगला वाक्य है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति जहाँ कहीं से भी काट डालते हैं। ये वाक्य वृक्ष ने चंचलम चंचल नामक व्याधम शिकारी को कहे। अगला वाक्य है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम करित्वा दर्श्यः। अब बार बार कूद करके दिखाओ। ये वाक्य लोमशिका व्याघ्रम लोमड़ी ने बाघ को कहे। प्रश्न नंबर 4 रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न नंबर क व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। यहाँ रेखांकित पद है जालात जाल से, तो हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे किस से। तो यहाँ आएगा कस्मात, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निरसारयत। शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला।
अगला प्रश्न है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपरिछत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। यहाँ वृक्षम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो हम लिखेंगे कम, यानी कि किसके पास जाकर। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा चंचलः कम उपगम्य अपरिछत। चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। अगला प्रश्न है व्याघ्र लोम शिकाई निखिलाम कथाम न्यवेदयत। यहाँ व्याघ्र की जगह आएगा व्याध, यानी कि ये बाघ ने तो कहानी सुनाई नहीं थी, ये कहानी सुनाई थी शिकारी ने। तो शिकारी को संस्कृत में बोलते हैं व्याध। सबसे पहले तो इस गलती को आपको सुधारना है। हम यहाँ लिखेंगे व्याध लोम शिकाई निखिलाम कथाम न्यवेदयत। शिकारी ने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। तो लोमड़ी को हम बोलेंगे किसको या किसके लिए। तो यहाँ आएगा कश्यई। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा व्याधै कश्यई निखिलाम कथाम न्यवेदयत। शिकारी ने किसको, यानी कि किसे पूरी कहानी सुनाई। अगला प्रश्न है मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य पेड़ों की छाया में विश्राम करते हैं। तो यहाँ वृक्षाणाम है, तो वृक्षाणाम हुआ वृक्षों की। तो प्रश्न बनेगा किसकी, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे केसाम। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा मानवः केसाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं, या मनुष्य किसकी छाया में आराम करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए ये प्रश्न गलत किया हुआ है। यहाँ पे आएगा व्याध है और यहाँ पे आएगा व्याघ्रस्य। तो सबसे पहले आप ये गलती को सुधार लेना। व्याध नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम असमयत। शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। तो यहाँ नद्या है, नद्या यानी कि नदी के, यानी कि किसके। तो हम यहाँ लिखेंगे कश्यः। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा व्याध कश्यः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम असमयत। तो इसे थोड़ा ध्यान से करना आप। जो ये गलतियां हैं इनका थोड़ा ध्यान देना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा समझ के करना है आपको इसको। प्रश्न नंबर 5 मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। पेटिका से पदों को चुनकर कथा को पूरा कीजिए। इस पेटिका में जो शब्द दिए हैं इनको चुनकर आपको इस कथा को पूरा करना है। तो यहाँ देखिए एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्। वह एक बार शिकारी के फैलाए हुए जाल में बंध गया, यानी कि फंस गया। स बहु प्रयासं कृतवान किंतु जालात मुक्त नाभवत्। उसने बहुत प्रयास किया किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात्
तत्र एकः मुष्कः समागच्छत्। अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्, अहो। बंधे हुए बाघ को देखकर, फंसे हुए शेर को देखकर वह उससे बोला, अहो, अरे भवान, आप जालेबद्ध, जाल में फंसे हुए हो, जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मुक्त कराना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र साटहासम् अवदत्, अरे। यह सुनकर बाघ यानी कि शेर जोर से हंसते हुए बोला, अरे तुम क्षुद्र जीवः मम सहायं करिष्यसि, तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, यदि तुम मुझे मुक्त कराओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुष्कः स्वकीयै लघुदन्तै तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काट करके उस बाघ को बाहर कर दिया, यानी कि जाल से उसको बाहर निकाल दिया। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का, सह लोमशिकाई सर्वाम कथाम नैवेद्यत, उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो इसमें विशेषण पद है सर्वाम। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, अस्मिन् वाक्ये सर्वाम विशेषण पदम अस्ति। अगला प्रश्न है, अहम त्वत्करिते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में अहम शब्द किसके लिए आया है? तो हम यहाँ लिखेंगे व्याधाय यानी कि चंचलाय, शिकारी के लिए जिसका नाम चंचल है। तो हम इसका पूरा उत्तर लिखेंगे, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम, या फिर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम व्याधाय प्रयुक्तम। अगला प्रश्न है, सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। अस्मिन् वाक्ये कर्तरि पदम किम, इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो इस वाक्य में कर्ता है सर्वः। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अस्मिन् वाक्ये सर्वः पदम कर्तरि पदम अस्ति। अगला प्रश्न है, सा सहसा चंचलम उपसरिते कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, वाक्य में एक अव्यय पद चुनकर लिखिए। तो एक अव्यय पद है इसमें सहसा, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इति वाक्ये सहसा पदम अव्यय पदम अस्ति। अगला प्रश्न है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रिया पदम किम, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया पदस्य पद परिचयम अपि
लिखत। क्रियापद का पद परिचय भी लिखिए। इस वाक्य में विज्ञापय क्रियापद है और इसका जो पद परिचय है वह है वि उपसर्ग, ज्ञा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, जिसका अर्थ है बताओ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अस्मिन् वाक्ये विज्ञापय पदम क्रियापदम अस्ति। अस्य पदस्य परिचय वर्तते उपसर्गः वि, धातु ज्ञा, प्रत्यय णिच, लकार लोट, पुरुष मध्यम, वचनम एक वचनम। तो इस प्रकार से आपको इनका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा, यहाँ उदाहरण दिया है मातृ की प्रथमा विभक्ति में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में बनाया है माता, मातारौ, मातारः। तो उसी प्रकार से सवश्री की प्रथमा विभक्ति में बनेगा सवसा, सवसारौ, सवसारः। मातृ की तृतीय विभक्ति में बनेगा मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। उसी प्रकार सवश्री की तृतीय विभक्ति में बनेगा स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। उसी प्रकार से स्वश्री की सप्तमी विभक्ति में बनेगा स्वश्री, स्वश्रो, स्वश्रीषु। तो मातृ की सप्तमी विभक्ति में बनेगा मातृ, मात्रो, मातृषु। स्वश्री की षष्ठी विभक्ति बनेगी स्वसुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम। तो मातृ की षष्ठी विभक्ति बनेगी मातुः, मात्रोः, मातॄणाम। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला प्रश्न है धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखिए। पदानी, यहाँ ये पद यानी कि शब्द दिए हैं और इनके हमें धातु और प्रत्यय के बारे में लिखना है। यहाँ यथा, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है गंतुम, तो इसकी गम धातु और तुमुन प्रत्यय है। उसी प्रकार से द्रष्टुम, यहाँ दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय है। करणीयम, करी धातु अनियर प्रत्यय। पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, करी धातु और कत्वा प्रत्यय। इस प्रकार से आपको लिखना है। योग्यता विस्तार। प्रधान और उनकी कला परंपरा। प्रधान मुख्यतः गौंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। गौंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तक जनगढ़ कलम, वन्या प्रकाशन, भोपाल देखी जा सकती है। प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाएं किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती। उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेरफेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती हैं। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है।
स्थान और काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती हैं। इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता है। यदि आपको इस पाठ के पार्ट 1 की वीडियो का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह लिंक आपको मिल जाएगा। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।